डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अभिषेक्स बायोलॉजी, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि इस दौरान जब हम लोगों की लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, बच्चे आप लोगों के पास लाइव क्लासेस नहीं है, स्कूल्स बंद हैं, तो इस ऐसे समय में भी हम अपनी एजुकेशन को, अपनी लर्निंग को कैसे कंटिन्यू करें। तो उसका एक बेस्ट मीडियम है आपकी ऑनलाइन क्लासेस, जिसके थ्रू आप अपने नॉलेज को घर बैठे ही नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो। एक उस नॉलेज एडिशन में मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, जिसके थ्रू मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाह रहा हूँ, और जो मेरा एक चैनल है जिसके थ्रू मैं ये वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसा मैंने बोला भी, उसका नाम है अभिषेक्स बायोलॉजी। स्टार्ट करते हैं आगे। बच्चों, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन। एटम्स आपस में जुड़ के कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, एक एटम दूसरे एटम से क्यों जुड़ता है, और एटम्स एक दूसरे से जुड़ करके कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हर एटम चाहता है, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हो वो ये चाहते हैं कि उनकी जो आउटर मोस्ट शेल है, जिसमें उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो आउटर मोस्ट शेल होती है जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, एवरी एटम हैज अ टेंडेंसी टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। इसी को हमने एक रूल दिया था, ये एक रूल के नाम से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। तो हमने ये डिस्कस किया था कि हर एटम अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है। अगर उसका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है तो हम कहेंगे कि उसकी नीड्स आर ऑलरेडी फुलफिल्ड, उसकी डिजायर जो है वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। तो जब एक एटम की जरूरत, डिजायर, नीड ऑलरेडी पूरी हो चुकी होती है तो वो किसी से जुड़ना नहीं चाहता, उसकी नीड्स फुलफिल हो चुकी है। वो पर्टिकुलर एटम किसी और एटम से जुड़ना नहीं चाहता। बट अगर किसी एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो चाहे तो अपने जैसे एटम के साथ मिलकर के या किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ मिलकर के उस ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश की वजह से हमें मिलते हैं मॉलिक्यूल्स। अब वो मॉलिक्यूल्स सेम काइंड ऑफ एटम से भी हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स के भी हो सकते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया भाई मॉलिक्यूल्स आपके दो तरीके के हो सकते हैं, जहां पे सेम काइंड ऑफ एटम्स आपस में मिल करके अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एटम आपस में मिलता है, और आपने देखा होगा हम ऑक्सीजन को जब भी लिखते हैं O2 के फॉर्म में लिखते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि सेम काइंड ऑफ एटम आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक जैसे एटम आपस में जुड़े, क्यों जुड़ रहे हैं? ताकि उनकी नीड फुलफिल हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन अकेला रह रहा है तो उसकी नीड फुलफिल नहीं हो रही। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। ऐसे ही जब डिफरेंट एटम्स एक दूसरे से जुड़ के, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स एक दूसरे से जुड़ करके अपनी नीड को पूरा करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था कि वहां पे सोडियम एटम और क्लोरीन एटम आपस में जुड़ रहे थे, और उनके जुड़ने की वजह से, आपस में आने की वजह से उनकी नीड फुलफिल हो जा रही थी। सोडियम का भी ऑक्टेट पूरा हो जा रहा था और क्लोरीन का ऑक्टेट भी पूरा हो जा रहा था। तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट आपस में जुड़ रहे थे, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में जुड़ रहे थे, और ऐसा करके वो अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। तो इन नटशेल बात ये समझ में आती है हमें कि एटम्स जुड़ते हैं या एटॉमिक कॉम्बिनेशन क्यों होता है, सो दैट कि एटम्स अपनी ऑक्टेट को पूरा कर सकें। अगर उनका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है तो वो किसी से जुड़ना नहीं चाहेंगे। अगर उनका ऑक्टेट पूरा नहीं है तो वो या तो अपने सेम टाइप ऑफ एटम से जुड़ करके ऑक्टेट पूरा करेंगे, या तो वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम से जुड़ करके अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे। इन्हीं कारणों से एटम की इसी टेंडेंसी की वजह से, इसी डिजायर की वजह से, ऑक्टेट पूरा करने की एक इमेंस डिजायर होने की वजह से हमें डिफरेंट कंपाउंड्स मिलने लगते हैं। क्योंकि जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में जुड़ते हैं, जिनको हम हेटेरो एटम्स कहते हैं, वो जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने से हमें जो सब्सटेंस मिलता है उसको हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम आपस में मिलता है तो हमें H2O मिलता है। अब चूंकि H2O में दो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स में जुड़ करके केमिकली कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बनाया है, वाटर बनाया है, तो हम वाटर को कंपाउंड कह सकते हैं। ऐसे ही जब सोडियम और क्लोरीन, जो कि दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, इनके एटम्स आपस में जुड़ते हैं, सोडियम और क्लोरीन के एटम्स आपस में जुड़ते हैं, तो हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है जिसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं,
जिसका नाम है NaCl, और NaCl को हम कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में जुड़े, दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जुड़े और उन्होंने कंपाउंड बनाया। तो कंपाउंड्स बेसिकली हमें क्यों मिलते हैं? जब एलिमेंट्स के एटम्स आपस में जुड़ करके अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए आपस में जुड़ते हैं और अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। तो कंपाउंड मिलने का कारण क्या है? एटम्स का जुड़ना। और एटम्स जुड़ क्यों रहे हैं? एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास आल्सो, प्रीवियस क्लास आल्सो, कि एटम्स आपस में क्यों जुड़ रहे हैं? सो दैट कि वो अपना किसी भी तरीके से बाय हुक और हुक अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। तो एटम्स के जुड़ने का रीजन क्या है? जस्ट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ये यहां तक तो बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी कि एटम्स आपस में जुड़ क्यों रहे हैं अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। अब आगे डिस्कस करते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे सोडियम और क्लोरीन के एटम ने अपना ऑक्टेट पूरा किया था। देखते हैं उसको जरा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब है सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहने लगते हैं। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को हम इसकी शेल्स में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 2 8 1। ऐसे हमें जब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, जब हम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो कॉन्फ़िगरेशन बन के आता है वो आता है 2 8 7। यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ना ये हो गई इसकी आउटर मोशन। सोडियम के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इज द आउटर मोशन। क्लोरीन के लिए भी फर्स्ट सेकंड थर्ड इज द आउटर मोशन। आप सीधे सीधे देख सकते हो ना इसकी तीसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, ना इसकी तीसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि अभी फिलहाल इस मोमेंट पे कि बोथ हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इस सिचुएशन में आप कह सकते हो कि ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, इसका ऑक्टेट पूरा है और इसका ऑक्टेट पूरा है। ऑक्टेट क्यों नहीं पूरा है? इसके आउटर मोशन में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके आउटर मोशन में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जब ये दोनों एक दूसरे के करीब हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल करके कुछ ऐसा जुगाड़ लगा के, जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश में इनके पास जो तरीका नजर आ रहा है, आप देख भी सकते हो कि कैसे अपना ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं। अगर सोडियम अपना ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन, अगर अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, दे देता है, ठीक है, या फिर इसकी जरूरत पूरा करने के लिए अपना एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, तो आप देख सकते हो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है यहां से, तो इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, माइनस हो गया, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो गया, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो 2 8 हो जाएगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 हो जाएगा। तो नाउ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ने क्या किया, इन दोनों का ऑक्टेट पूरा कर दिया। लेकिन एक चीज और हुई, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से अब सोडियम एटम नहीं रह गया, अब सोडियम पे एक चार्ज आ गया, है ना, सोडियम पे चार्ज आ गया। अब सवाल ये उठता है कि सोडियम पे चार्ज क्यों आया? कई बच्चों को ये भी क्लियर नहीं होता है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो चार्ज क्यों आया। ये भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोडियम पे चार्ज क्यों आया? क्योंकि जब सोडियम एटॉमिक फॉर्म में था तो उस केस में सोडियम पे प्रोटॉन्स का नंबर, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों रहे होंगे। प्रोटॉन्स भी इसके पास कितने थे? 11 थे, और इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास कितने थे? 11 थे। आपको पता है कि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जब तक सोडियम एटॉमिक फॉर्म में था उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जैक्टली सेम थे, और आपको पता है जब इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे सिंपल मैथमेटिक्स, मैं आपको कह दूं +5 है, इसको 0 करना है तो आप -5 कर दोगे, +5 -5 कैंसिल हो जाएंगे, मैथमेटिक्स कहती है, और आंसर बिल्कुल 0। तो वही चीज यहां पे भी है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं उनका नंबर एग्जैक्टली सेम है। तो सोडियम जब एटॉमिक फॉर्म में होता है तो उस पर जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, 0 चार्ज को नहीं दिखाते, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अब क्या हुआ, जब सोडियम आयनिक फॉर्म में आया तो क्या हुआ, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया।
जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो देखिए सिचुएशन अब क्या हुई, प्लस चार्ज या प्रोटॉन्स आप कह सकते हो अभी भी 11 है, 11 प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज अभी भी 11 है, बट एक इलेक्ट्रॉन चले जाने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज रह गया है, सॉरी जो नेगेटिव चार्ज रह गया है वो सिर्फ 10 रह गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अब कौन सा चार्ज बढ़ गया, अब नाउ प्रोटॉन्स आर इन एक्सेस, एक प्रोटॉन एक्सेस में आ गया, अभी तक क्या था वो दोनों एग्जैक्टली सेम थे, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों एग्जैक्टली सेम थे, जब वो दोनों बराबर थे तो उन दोनों ने एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर दिया था। अब सिचुएशन क्या है, वी हैव वन प्रोटॉन एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन हमारे पास आ गया है, उस एक्स्ट्रा प्रोटॉन का चार्ज ही सोडियम के पास आ गया। तो आपने समझा कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो चार्ज क्यों आ जाते हैं, ऐसे आप यहां समझ सकते हो, जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया सोडियम से तो ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, क्यों हो गया, फिर वही बात, प्रोटॉन्स तो 17 है बट इलेक्ट्रॉन अब 17 प्लस 1 17 प्लस 1 हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया है ना, 17 प्रोटॉन का चार्ज 17 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे, बट ये जो इलेक्ट्रॉन आया है सोडियम से, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम से आया है उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल करने के लिए क्लोरीन के पास कोई प्रोटॉन नहीं है, इसलिए ये जो चार्ज है वो इसके ऊपर एक्स्ट्रा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज आ गया। तो मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश करी यहाँ पे कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है तो चार्जेस क्यों आते हैं एटम्स के ऊपर, और जब एटम्स पे चार्जेस आ जाए, जब भी एटम पे चार्जेस आ जाए तो हम उन एटम्स को एटम्स ना बोल करके हम उन्हें नया नाम देने लगते हैं, फिर हम उन्हें नाम देने लगते हैं आयंस। ठीक है, तो आयंस क्या होते हैं, यहां से एक चीज हम और डिस्कस कर ले रहे हैं कि व्हाट आर आयंस, आयंस क्या होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आयंस आर चार्ज फॉर्म ऑफ एन एटम। ठीक है, तो व्हाट आर आयंस, आयंस को हम ये छोटी छोटी बातें हैं, है ना, जैसे शक्तिमान आया करता था हम लोग के टाइम में, आजकल तो रिपीट टेलीकास्ट हो चुका है, हो रहा है इन सारे सीरियल्स का, तो हमने वो अक्सर उसमें बताया करते थे छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो वैसे ही छोटी छोटी बातें है ना जो अक्सर बच्चों को क्लियर नहीं होती है, जब हम पढ़ते थे तो हमें तो बिल्कुल नहीं क्लियर होती थी, आजकल तो जमाना थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का है तो बच्चे फिर भी जानते हैं, लेकिन बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स जानते हैं, छोटी छोटी बातों को मिस आउट कर देते हैं, जैसे उन्हें सब पता होता है बॉन्डिंग कैसे होती है, अक्सर वो कहीं से देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो चार्ज आ गया, लेकिन टीचर्स अक्सर वो छोटी छोटी बातें बताना जो उनका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगी वो शायद बताना भूल जाता है। ठीक है, मैंने कई बच्चों से पूछा है कि ठीक है भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, चार्ज आता है, लेकिन ये चार्ज क्यों आता है, तो बच्चा फिर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि सोडियम पे चार्ज आया तो क्यों आया, उसे बस इतना पता हुआ कि इलेक्ट्रॉन गया इसलिए चार्ज आया, बट इस चीज को नहीं एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन जाने से इस पे चार्ज क्यों नहीं आया, तो मैंने क्यों आया, तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी। एक चीज और, आयंस क्या होते हैं, तो व्हेनेवर, ठीक है, जब भी किसी एटम के ऊपर जब चार्ज आ जाता है तो आप उसको आयन कहने लगते हो, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सोडियम के एटम पे चार्ज आ गया है, ठीक है, और क्लोरीन के एटम पे चार्ज आ गया है, तो चार्ज फॉर्म ऑफ एन एटम आर कॉल्ड आयंस, तो आप कह सकते हो आयंस आर व्हाट, चार्ज फॉर्म ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की जब जो चार्ज फॉर्म होती है जिसपे जब उस पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगा होता है तब आप उसी पर्टिकुलर एटम को आप आयन कहने लगते हो, जैसे यहाँ पे हम इसको कहेंगे सोडियम आयन और यहाँ पे आप इसको कहोगे क्लोराइड आयन, बिकॉज नेगेटिवली चार्ज है तो क्लोरीन का आयन है तो आइड लग जाता है, तो क्लोरीन आयन ना कह करके आप इसको क्लोराइड आयन कहोगे। अक्सर जो नेगेटिवली चार्ज आयन्स होते हैं उनमें हम आइड लगा देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया क्लोराइड आयन। ऐसे OH आयन होता है तो उसको हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, ब्रोमीन का आयन होता है तो हम उसको ब्रोमाइड आयन कहते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज आयन से हम आइड लगा देते हैं, तो ये चूंकि क्लोरीन का आयन है तो हम इसको कह रहे हैं क्लोराइड आयन, ठीक है। तो व्हाट आर आयंस क्या है, आयंस आर चार्ज फॉर्म ऑफ एन एटम, जब भी किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है तो आप उसको आयन कहने लगते हो, ठीक है। फिर एक बात कि व्हाई आयंस आर फॉर्म, आयंस क्यों फॉर्म होते हैं, सो आयंस आर फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस, है ना, जब भी whenever there is imbalance between protons और electrons, जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, देन देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ आयन, तब जो आपका एटम होगा वो न्यूट्रल होगा। तो एटम न्यूट्रल कब होगा, जब उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आर सेम।
बट जब भी चाहे प्रोटॉन एक्सेस में हो तो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो तो नेगेटिवली चार्ज आयन बनेगा। ठीक है, तो यहां पे एक चीज और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हेन आयंस आर फॉर्म या आयंस कब बनते हैं, सो आयंस आर फॉर्म व्हेन देयर इज इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो या प्रोटॉन एक्सेस में हो, तो आयंस आर फॉर्म, तो दे आर फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप लोग चाहो तो इन चीजों को नोट भी कर सकते हो इन केस यू वांट, और मैं कहूंगा कि आप नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके इन चीजों के नोट्स भी बनाते चलो साथ साथ में, सो दैट कि आपको चीजें याद भी रहें। तो आयंस आर फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस। ठीक है, अब ये आयंस दो टाइप के हो सकते हैं, ये चीज भी यहां पे डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग। आयंस आपके दो तरीके के हो सकते हैं, प्रोटॉन्स, ions can be protons and ions can be ions can be called as cation or ions can be called as anion, protons भी cation। ठीक है, तो ions को आप cation कह सकते हो, anion कह सकते हो। cation are what? They are positively charged ion, पॉजिटिवली चार्ज आयन, और एनायंस क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो एग्जांपल अभी हमने लिखा हुआ है तो उसमें कैटायन कौन है, एनायन कौन है, तो आप सीधे बता सकते हो जिस पे प्लस चार्ज है, पॉजिटिव है जो, वो कैटायन है ना। तो कैटायन आर व्हाट? पॉजिटिवली चार्ज, और जिस पे माइनस चार्ज है, जो नेगेटिवली चार्ज है, वो एनायन है। अब अगर आपसे पूछा जाए कैटायंस का फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे कैटायंस आर फॉर्म व्हेन प्रोटॉन्स आर इन एक्सेस। ठीक है, तो आप कह सकते हो भाई कैटायन का फॉर्मेशन कब होता है, ये तो था फर्स्ट पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट आप कह सकते हो कैटायंस आर फॉर्म व्हेन प्रोटॉन्स, जब प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, है ना। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो व्हेन प्रोटॉन्स आर इन एक्सेस, जब प्रोटॉन्स ज्यादा हो, जैसे आप यहां देख सकते हो जब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो सोडियम के पास प्रोटॉन तो 11 हो गए लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 ही रह गए, मतलब देयर इज वन एक्स्ट्रा प्रोटॉन, और उस एक्स्ट्रा प्रोटॉन की वजह से इस पे एक प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, ऐसे ही एनायन कब बनेंगे? बिल्कुल, एनायन कब बनेंगे? नेगेटिवली चार्ज होते हैं ये। एनायन कब बनेंगे? जब, है ना, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जब एक्सेस में होते हैं। ठीक है, तो ये कब बनेगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन प्रोटॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाए प्रोटॉन्स। ठीक है, ठीक है, तो एनायन कब बनते हैं? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन प्रोटॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो प्रोटॉन्स की तुलना में। ठीक, अब एक चीज और समझनी है हमें, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आगे बहुत काम आने वाली है। अभी आपको 10th क्लास में पढ़ना है आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्डिंग, है ना, तो ये सारी चीजें आपके वहां पे यूज होने वाली है। ठीक है, एक चीज और समझनी है आपको हमेशा कि कैटायन कौन बनाता है, तो हमेशा ये चीज याद रखना कि कैटायंस आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय मेटल्स, है ना। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल्स वो होते हैं जो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। अक्सर मैं जब जाता हूँ क्लास में और बच्चों से पूछता हूँ व्हाट आर मेटल्स, तो बच्चे या तो उनका एग्जाम्पल देने लगते हैं, है ना, या तो उनका एग्जांपल देने लगते हैं या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बनाने लगते हैं कि मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन वो ठीक छोटी क्लासेस के लिए, वहां पे आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहे हो। बट केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेटल किन्हें कहते हो? केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री में मेटल उन्हें कहा जाता है जो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। जैसे फिर इस एग्जांपल में समझते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे। सोडियम ने देखिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, है ना, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया किसके पास? क्लोरीन के पास। तो चूंकि यहां पे अपने इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम यहां पे क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोडियम कहलाएगा मेटल। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, देखिए क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था 287। ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, गेन किया, और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या हो गया 288 हो गया। ठीक है, तो क्लोरीन ने क्या किया, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो क्लोरीन क्या कहलाएगा, नॉन मेटल। ठीक है, तो क्लोरीन क्या कहलाएगा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन मेटल। तो आपको ये समझना है केमिस्ट्री में मेटल्स वो होते हैं जो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और नॉन मेटल वो होते हैं जो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो यहाँ पे सोडियम क्या हो गया, मेटल हो गया, और क्लोरीन क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। तो आप देख सकते हो एक पॉइंट और कह सकते हो, यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हो आप कि कैटायन आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय मेटल्स। सो कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय मेटल्स and anions are formed by non-metals. So cations are formed by metals. Metals cation बनाते हैं, और they are formed by anions are formed by non-metals. ठीक है, इसको हम डिमार्केट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, ये क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो ये कैटायन और एनायन बनते क्यों हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से बनते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, चार्ज इम्बैलेंस हो जाता है, उस चार्ज के इम्बैलेंस होने की वजह से है ना आयंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहां से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी कवर कर लिया कि व्हाट आर आयंस। ठीक है, आयंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ आयंस, और आयंस क्यों बनते हैं, आयंस बनते क्यों है, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब आते हैं फिर से अपने इस एग्जांपल पे जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसी एग्जांपल से हमने इस कॉन्सेप्ट को भी एक बार दोबारा से समझ लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे जैसे ही सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, सोडियम पे प्लस चार्ज आ गया और उस पे माइनस चार्ज आ गया, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से सोडियम का ऑक्टेट पूरा हो गया। देखिए आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसको रब कर दे रहे। आई होप आप लोगों ने इसको उतार लिया हो। ठीक है, क्लोरीन के पास भी क्या हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट हो गया पूरा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 288। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की वजह से दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। आप इनके ऊपर क्या आ गया, चार्जेस आ गए, और हम ये जानते हैं कि अपोजिटली चार्ज आयंस स्ट्रांगली अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस वजह से ये दोनों जो आयंस हैं, एटम्स हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए, एक दूसरे से जुड़े हुए रहे, और इसी जुड़ने को हम कहते हैं बॉन्डिंग। इनके बीच में बॉन्डिंग डेवलप होगी, इनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप होगी। अब आप फिर से सोचो कि रिलेशनशिप क्यों डेवलप हुई, इसका बेसिक क्या है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। प्रीवियस क्लास में बताने की कोशिश की थी, अभी भी ये बताने की कोशिश करी कि इसका बेसिक रीजन क्या है, इनके आपस में जुड़ने का, इनके बीच की बॉन्डिंग का रीजन क्या है। रीजन है जरूरत, रीजन है नीड। क्योंकि अगर ये अकेले रहेंगे तो अकेले ये कभी भी अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकते। ना सोडियम अकेला रहेगा, अकेले रह करके अपनी जरूरत पूरी कर सकता है, ना क्लोरीन अकेले रह करके अपनी जरूरत पूरी कर सकता है। और जरूरत है क्या, ऑक्टेट। सबसे बड़ी जरूरत है क्या, ऑक्टेट पूरा करना। तो एक दूसरे के करीब आने से, एक दूसरे के पास आने से क्या हो रहा है, दोनों की जरूरतें पूरी हो रही है, और इस जरूरत के पूरे होने की वजह से ये दोनों दे विल लिव हैप्पीली टुगेदर। अक्सर क्या होता है पिक्चरों में, जब पिक्चर ऐड होती थी पुराने टाइम में, हम लोगों के टाइम में, तो अक्सर होता था कि भाई हीरो हीरोइन मिल गए, उसके बाद क्या आता था, दे लिव्ड हैप्पीली टुगेदर। तो अब क्या होगा, आपस में मिलने से, इन दोनों के आपस में मिलने से क्या होगा, दोनों की जरूरतें पूरी हो रही, और जब तक साथ रहेंगे ऑक्टेट पूरा रहेगा। तो क्या होगा, ये दोनों सदा के लिए, हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे, एक दूसरे में मिल जाएंगे, है ना। और मिल करके क्या बना लेंगे, NaCl, है ना, NaCl। अब एक दूसरे के साथ आने से क्या होगा, इनके जो चार्जेस थे, नो डाउट इनपे चार्जेस थे, लेकिन अब साथ आने से क्या हुआ, इनके जो चार्जेस हैं वो भी कैंसिल आउट हो गए, है ना। प्लस माइनस चार्जेस कैंसिल आउट हो गए। जब तक ये साथ रहेंगे इनके चार्जेस नहीं आएंगे और इनकी जरूरतें पूरी होती रहेंगी।
इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं, हमेशा एक कंपाउंड फॉर्म में रहते हैं। तो आपने समझा कि क्यों NaCl हमेशा एक दूसरे से जुड़ते हैं और क्यों डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिल करके, डिफरेंट एलिमेंट्स के आइटम्स आपस में मिलते हैं और मिल करके कंपाउंड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन गया जिसको हमने कहा कंपाउंड है, NaCl का कंपाउंड है। ठीक है, अब इनको जोड़ के रखने का कारण क्या है? ये वाली अट्रैक्शन फोर्स। हमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इस चार्जेस की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और ये चार्ज आया क्यों? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ क्यों? सो दैट के ऑक्टेट पूरा हो सके। ठीक है, तो इन दोनों आइटम्स को जोड़ के रखने वाली अट्रैक्शन फोर्स का नाम क्या है? जो इनको जोड़े हुए उसको आप कहोगे बॉन्ड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड डेवलप हुआ और चूंकि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की वजह से हुआ या चार्जेस की वजह से डेवलप हो रखा है, तो आप इस बॉन्ड को कहते हो आयोनिक बॉन्ड। इसको हम लोग आगे की वीडियोस में एक बार फिर से डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम लोग बॉन्डिंग, बॉन्ड और टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे। तो आप इसको आयोनिक बॉन्ड भी कह सकते हो या आप इसको कहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, सॉरी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हो आप इसको, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड क्यों? बिकॉज ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, कोई रीजन है जिसकी वजह से जुड़ रहे हैं, है ना? और रीजन क्या है? इनके ऊपर चार्जेस का डेवलप होना। और चार्जेस के डेवलप होते ये क्या बन गए? आयंस बन गए। इसलिए इस बॉन्ड को, जो इन दोनों को अट्रैक्शन फोर्स को, जो इन दोनों को जोड़ रही है आपस में, उस अट्रैक्शन फोर्स को हमने क्या बोला? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कह रहे हैं बेसिकली यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे इनको जो जोड़ने वाले चार्जेस हैं, चार्जेस की वजह से डेवलप हो रही है और चार्जेस को हम लोग, स्टैटिक चार्जेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसी वजह से इस तरह के बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज ये चार्जेस की वजह से डेवलप हुई है। ठीक है, चार्जेस क्यों डेवलप हुई ये भी हमने डिस्कस किया। तो बेसिकली यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि भाई आइटम्स क्यों जुड़ते हैं, उसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। अब उनके जुड़ने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर तरीके में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से, उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से दो अपोजिटली चार्ज आयंस बने। ठीक है, और इन अपोजिटली चार्ज आयंस को हमने एक को कैटायन बोला, एक को एनायन कहा। ये क्यों बनते हैं ये भी हमने डिस्कस किया और यहाँ पे हमने आयंस को डिस्कस किया। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली डिस्कस करेंगे। ये जो प्रीवियस वीडियो थी मैंने उसको कंटिन्यूएट किया, उसको और थोड़ा सा आगे ले गए, आयन का कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया। अब इसके जस्ट बाद जो वीडियो आने वाली है मेरी नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज वैलेंसी, है ना, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है और वैलेंसी कितने तरीकों की होती है, क्योंकि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लास 10th में यूज होने वाला है। और जब हम एक बार वैलेंसी समझ जाएंगे ना, तब फिर हम आएंगे हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलेज, केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखेंगे। और जब हम केमिकल फॉर्मूलेज लिखना जान पाएंगे तो समझिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, जिसमें आपको केमिकल रिएक्शंस लिखनी है, केमिकल इक्वेशंस लिखनी है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है, वो आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा फिर। ठीक है, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अक्सर बच्चे को दिक्कत क्या आती है, वो केमिकल फॉर्मूला लिखना ही नहीं जानता। उससे आप कहोगे हाइड्रोजन लिखो तो वो H लिख देगा, जबकि हाइड्रोजन को H न लिख के आपको H2 लिखना होता है। आप उससे बोलोगे नाइट्रोजन लिखो तो अक्सर बच्चा जो होगा N लिख देगा, जबकि उसको पता होना चाहिए कि N न लिख के N2 लिखा जाता है। अगर वो N2 लिख भी देगा तो उसे ये नहीं पता होगा कि नाइट्रोजन को N2 क्यों लिख रहे हैं हम, व्हाई वी आर राइटिंग नाइट्रोजन एज N2, उसका कॉन्सेप्ट उसको नहीं पता होगा। तो ये सारी बातें हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि हो सके अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि इसमें कुछ कंटेंट है, चीजों को समझाने की कोशिश की गई है, तो आप इसको अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अभिषेक बायोलॉजी, सो दैट कि आपको नई नई वीडियोस मिले जिसमें आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अक्सर मैंने देखा है, बड़े बड़े मैंने वीडियोस खुद भी देखी हुई है यूट्यूब पे भी, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, है ना, उनको जहाँ पे स्किप हो जाती हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने वीडियोस में इन सारी छोटी छोटी स्किप्स, छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर करूं। तो आप प्लीज
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, आप कमेंट भी कर सकते हो अगर कुछ इंप्रूवमेंट लगता है, ठीक है। नोबडी इज परफेक्ट, है ना, कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ और मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है वो आप बताओगे तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप वीडियो लाइक भी कर सकते हो और लोगों के साथ शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।